तो बच्चों, कल हमने डिस्कशन में ये बात देखा था कि सेल डिवीजन किन फेजेस से होकर गुजरता है। चीफली दो फेजेस होती है सेल साइकिल की, जिसमें एक पहली थी इंटरफेज एंड इट हैज बीन डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज G1 फेज, S फेज और G2 फेज। और उन फेजेस में क्या होता है, जनरल इवेंट क्या होता है, ये हमने देखा था और आपको होमवर्क भी दिया था कि हिस्टोन कहाँ बनेगा और रेप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनेली, किस ऑर्गेनेली का रेप्लिकेशन किस फेज में होगा, ये आपको जरूर ढूंढना है। दूसरी बात कि इन्हें गैप ना कहते हुए प्रिपरेटरी फेजेस कहा जाता है। प्रिपरेटरी फेजेस का मतलब होता है कि ये गैप में नहीं जाते हैं, ये सिंथेसिस करते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि G1 में से G0 में सबको जाना पड़ता है, G0 में से फिर G1 में आना पड़ता है। यहाँ पे आके हमारा पॉइंट रुका था और हमने कहा था कि अगर कोई सेल G0 में नहीं चली जाती है तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को कैंसर हो जाए। तो कैंसर एक्चुअली क्या होता है G0 की वजह से, मैं आपको बता देता हूं। ये थोड़ा 1 मिनट में कैंसर का डिटेल स्टडी हमें हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैंसर क्या होता है। तो G1 में सेल है, अब उसको जाना है G0 में और फिर G0 में से आना है G1 में और फिर G1 से चली जाएगी S, फिर G2 और फिर M में, बराबर। तो ये G0 फेज में जाते समय ये गैप ले लेगी, यानी कि परमानेंट नहीं पर टेम्पररी पॉज, टेम्पररी पॉज। अब ये पॉज डिपेंड करता है कि उसको कितना फंक्शन है उस पर्टिकुलर सिस्टम में। कुछ लोग तो परमानेंट G0 में जाते हैं, कल हमने बताया था कार्डियक सेल का और नर्वस सेल का एग्जांपल, लेकिन कुछ लोग टेम्पररी जाते हैं। अब ये G0 में ना जाते हुए डायरेक्ट G1 में चली जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, G0 में अगर एंट्री नहीं होती है, if not enters in G0 enters, अगर यहां पर नहीं आएगी तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन विदाउट एनी पॉज और एनी ब्रेक, किसी भी ब्रेक के बिना कंटिन्यूअसली डिवीजन होता रहेगा। अब मुझे बताइए, यहां पर मैं स्टार्ट पॉइंट लिख देता हूं। कंटिन्यूअस डिवीजन अगर हो जाता है, थोड़ी बात, G0 में ना एंटर करने का कारण ये होता है कि G0 में एंटर करने के लिए जो जीन्स होते हैं वो अगर अनफंक्शनल हो जाए या उनमें म्यूटेशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोऑन्कोजीन कन्वर्टिंग इनटू ऑन्कोजीन। बहुत डिटेल वाला सब्जेक्ट है ये, कैंसर चैप्टर में हम पूरी दीर्घता से पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये किसी जीन की म्यूटेशन की वजह से G0 में एंटर नहीं कर पाता है तो डायरेक्ट G1 में चला जाएगा और हर सेल का, उसके आगे जन्म लेने वाली हर सेल में वही डिफॉल्ट आ जाएगा। जिस सेल का डिवीजन हो चुका है, सपोज ये सेल के, इस सेल के G0 के जीन में प्रॉब्लम हो चुका है, तो इसके जो बच्चे बनेंगे इनके G0 में भी प्रॉब्लम रहेगा, इनके बच्चों में भी प्रॉब्लम रहेगा, इनके बच्चों में भी प्रॉब्लम रहेगा, एंड सो ऑन। यानी कि आगे आने वाले सभी के सभी सेल में G0 का जीन डिफेक्टेड, म्यूटेटेड, कार्सिनोजेनिक हो जाएगा। तो हर सेल डिवाइड करने लगेगी कंटिन्यूअस। जरूरत से ज्यादा अगर सेल बन जाएंगे तो वहां पर इस कंटिन्यूअस डिवीजन की वजह से क्या हो जाता है, कॉजेस ट्यूमर, राइट, और वो ट्यूमर बिकम्स कैंसर। बॉडी के अंदर वो ट्यूमर के टुकड़े होते, दैट इज कॉल्ड एज मेटास्टासिस। डीप सब्जेक्ट है। मेटास्टासिस हो जाता है और कंटिन्यूस उसके टुकड़े होकर बॉडी के हर पार्ट में चले जाते हैं। कोई ब्रेन की तरफ चला जाता है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम से पाँव की तरफ चला जाता है, कोई लंग्स की तरफ चला जाता है और वहां पे भी वो डिवीजन करने लगते हैं। यानी कि वहां पे जाके तो चुप बैठना चाहिए ना, नहीं, वहां पे भी डिवीजन करेंगे और इस तरीके से पूरी सेल जो पहले कैंसरस हुई थी अब पूरे बॉडी को कैंसरस कर देगी। कंसेप्ट को समझ में आया? तो ये महत्व होता है G0 फेज का। तो
इतना कहीं आप इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए और इसको एक स्पेशल पार्ट में लिख लेना है, इसमें कोई कंटिन्यूटी लाने की आवश्यकता नहीं है। राइट, ओके। सो अब हमें सेल डिवीजन के पार्ट्स, दो प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करना है। सेल डिवीजन के दो पार्ट्स, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। राइट, टाइप्स ऑफ डिवीजन, टाइप्स ऑफ डिवीजन। इसमें दो प्रकार होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। राइट, एक और प्रकार होता है जिसे कहते हैं अमाइटोसिस। अमाइटोसिस ये बहुत ही इरेगुलर मेथड होता है, इरेगुलर डिवीजन। इरेगुलर डिवीजन कुछ एम्ब्रियोनिक सेल में वगैरह होता है इरेगुलर डिवीजन, इसके बारे में कोई फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ नीट एग्जाम। फिर भी एक प्रकार होता है अमाइटोसिस, इरेगुलर टाइप ऑफ डिवीजन। और रेगुलर टाइप के जो चीफ प्रकार होते हैं उन्हें कहा जाता है माइटोसिस एंड मियोसिस। दिस इज कॉल्ड एज, माइटोसिस इज कॉल्ड एज डुप्लीकेशन डिवीजन। डिवीजन, yes, and meiosis called as reduction division या duplication or equational division, equational or equal division, right? और ये कहा जाता है इसको reduction division। और इसको duplication या equational क्यों कहा जाता है? तो number of chromosomes remain same in mother cell and daughter cell. Number of chromosomes जितने मदर सेल में हैं उतने ही डॉटर सेल में रहेंगे। क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मदर सेल conserved and as it is conserved in daughter cells। थोड़ा मुश्किल है समझने के लिए, लेकिन समझ में आएगा। मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन में क्या होता है कि जितना मदर सेल में, प्राचीन सेल में जिसका डिवीजन हो रहा है उसमें जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसका हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाता है अगले सेल में। यस, तो नंबर ऑफ chromosomes becomes half in daughter cell। माइटोसिस से और क्या होता है? माइटोसिस से कि वन सेल becomes two। In meiosis, reduction division में one cell becomes four। डायग्रामेटिकली लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ये 2n वाली सेल है तो इसके 2n के दो सेल बन जाते हैं और इसमें वन सेल जो होती है 2n की, यानी कि डिप्लॉइड। यस, 2n का मतलब क्या होता है? डिप्लॉइड। ये दो डिप्लॉइड ही सेल बन जाते हैं, क्योंकि इक्वेशनल, जितना मदर सेल में क्रोमोसोम का नंबर है उतना ही रहेगा, जितना प्लॉइडी है उतना ही रहेगा। प्लॉइडी क्या होता है थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। ओके, डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड ही रहेगा और ये भी डिप्लॉइड ही रहेगा, यानी कि जितना सेट है उतने ही दोनों में भी रहेंगे। अब 2n जो होता है इसमें 2n के 4 सेल्स बन जाते हैं n वाले। ये दो फेजेस से गुजरता है, अभी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। n वाले यानी कि हैप्लॉइड वाले 4 सेल्स बन जाते हैं, बराबर 4 सेल्स बन जाते हैं इनमें।
तो इसमें इक्वेशनल हो गया, इसमें 2n का n हो गया, मतलब इसमें हाफ हो गया, मतलब रिडक्शन डिवीजन हो गया। अब हमें एक एक सेल डिवीजन के प्रकार को थोड़ा डिटेल में लेना पड़ेगा। पहले हम माइटोसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर मियोसिस के बारे में करेंगे। आप इतने का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, राइट? यस। निकालेगा। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। माइटोसिस, राइट? तो माइटोसिस में दो भाग रहेंगे। एक होगा कैरियोकाइनेसिस, जैसे कल लिख के दिया था, और दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में ये चार पार्ट, पुट माय एप्पल्स टुगेदर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। यूनो बेटर नाम लिखेंगे उनके, पर उससे पहले इनमें इंटरफेज होती है। माइटोसिस होने से पहले ये इंटरफेज में चली जाती है। तो इंटरफेज में क्या होता है, इसको ध्यान में रखना है। अब हम यहां पर स्पेशल टाइटल करेंगे इंटरफेज। इंटरफेज, यस बॉस। अब इंटरफेज में पहला फेज कौन सा होता है, तो G1, फिर होता है यस, और फिर होता है G2। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हर फेज में किस प्रकार से क्रोमोसोम होते हैं, न्यूक्लियस में क्या होता है। तो G1 में क्रोमैटिन जो होता है, DNA यानी कि क्रोमोसोम्स are in the format of chromatin network। समझ लेना, हाँ, क्रोमैटिन नेटवर्क। थोड़ा समझा देता हूं। नेटवर्क, बात को दीर्घता से समझना। सपोज ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। हमने क्रोमोसोम को कैसे देखा है जिंदगी भर, इस प्रकार से। यस, हमारे सपनों का राजकुमार ताउम्र में यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और साफ आईना करता रहा। हम इसको ताउम्र क्रोमोसोम समझते रहे, लेकिन ये क्रोमोसोम एक्चुअल में नहीं होता। ये सिर्फ मेटाफेज में दिखता है, बाकी तो जिंदगी उसकी क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्मेट में ही बहुत ज्यादा गुजरती है। और एक्चुअल क्रोमोसोम जिसे कहते हैं हम, एक्चुअल क्रोमोसोम, वो सिर्फ इस फॉर्मेट में होता है, सिंगल फॉर्मेट में होता है। इस बात को ध्यान में रखना। जो फंक्शनल क्रोमोसोम होता है, एक्चुअल, जिससे mRNA बनते हैं और फिर उससे कुछ प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह होती है, तो वो ऐसे सिंगलेट के फॉर्मेट होता है, जिसे हम कहते हैं मोनैड, या जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिड। क्या कहते हैं? क्रोमैटिड। तो इस फॉर्मेट में होता है। लेकिन हमें आदत लग चुकी है कि क्रोमोसोम मतलब ऐसा होता है। ये बात आपकी सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है, परंतु वो सिर्फ मेटाफेज में दिखता है, कभी कभी होता है, राइट? तो यहां पर हम चर्चा करेंगे कि G1 फेज में क्या होगा। एक्चुअली G1 फेज में क्रोमोसोम्स इस फॉर्मेट में, सपनों के राजकुमार के फॉर्मेट में नहीं रहेंगे, वो क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्मेट में रहेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा G1 फेज में, ये इस प्रकार से क्रोमैटिन नेटवर्क रहेगा। क्रोमैटिन का सेंट्रल का भाग जो होता है, ये दैट इज
कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस भी नहीं दिखेगा अच्छी तरीके से। यस फेज में क्या हो जाता है, अब उसको डुप्लीकेशन करना है। यस फेज का मतलब हमने बताया था कि सिंथेसिस होता है, डीएनए सिंथेसिस करनी पड़ेगी। तो क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, तो उसको डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ता है, डीएनए में। तो ये क्रोमोसोम्स आर इन द फॉर्मेट ऑफ डीएनए। वो डीएनए के फॉर्मेट में आ जाएंगे, सबका सब नहीं, थोड़ा थोड़ा जितना आवश्यकता है उतना डीएनए के फॉर्मेट में आ जाता है, बाकी का क्रोमेटिन ही रहता है। लेकिन जैसी आवश्यकता होती है जिस पार्ट को, बराबर, यानी कि हमने हमारा पूरा गमछा है बॉडी में, हमने पहना हुआ है, लेकिन अगर गमछे के ऊपर कहीं चाय का दाग गिर जाता है तो हम उतना गमछा धो लेते हैं, राइट, और बाकी के गमछे को धोते नहीं है। तो वैसे ही होता है कि जितना डीएनए खोलना है, जितना डीएनए रेप्लिकेट करना है उतना डीएनए के फॉर्मेट में आ जाएगा, बाकी क्रोमेटिन फॉर्मेट में ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे डीएनए खुलता चला जाता है वैसे वैसे आगे डीएनए सिंथेसिस होता जाता है, और आगे का डीएनए फिर आगे क्रोमेटिन नेटवर्क में बन जाता है। पीछे का भी क्रोमेटिन है जो धीरे धीरे डीएनए बन जाता है, यानी कि पीछे का अब डीएनए बनते हुए आ रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, और आगे चलते चलते ये फिर से क्रोमेटिन बन रहा है। समझ गए बात को? यानी कि पूरा का पूरा डीएनए एट ए टाइम डीएनए के फॉर्मेट में नहीं होता। कंसेप्ट समझने जैसे क्रोमोसोम्स आर इन द फॉर्मेट ऑफ डीएनए। तो ये जो हमारा सेल है यहां पर, ये अब इस फॉर्मेट में रहेगा डीएनए, ये बाकी का क्रोमेटिन ध्यान में रखना, और इसका डुप्लीकेशन हो जाएगा। अब मैं पूरा का पूरा यहां पर दिखा नहीं सकता, लेकिन ये आप क्रोमेटिन जो इंटरमिनल स्ट्रक्चर था वो डीएनए के फॉर्मेट में आ गया है। मैं इसकी पूरी डायग्राम आपको एक साथ निकाल के दूंगा, एक साथ। फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखना है कि ये क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्मेट में है, यहाँ पे डीएनए के फॉर्मेट में आ चुका है। अब G2 फेज में क्या होता है, तो फिर से उसको कंडेंस होना पड़ता है और क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्मेट में चला जाता है। क्रोमोसोम्स आर in the format of chromatin network again, are in the format of chromatin network again. फिर से क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्मेट में चला जाएगा। देखिए कैसे, ये सेल हमारी फिर से, और ये न्यूक्लियस, और फिर से ये डीएनए का बनते हुए जा रहा है, सिंथेसिस हो चुकी है, तो ये फिर सबका सब क्रोमेटिन नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेंटर में फिर से न्यूक्लियस अच्छी तरीके से दिखने लगेगा। न्यूक्लियस तो होता ही है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, एंड दिस इज क्रोमेटिन नेटवर्क। यानी कि G2 में फिर से क्रोमेटिन नेटवर्क। अब G2 के आगे जो फेज होती है वो होती है कैरियोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब इनके नाम के अनुसार क्या होता है ये चर्चा का विषय है। प्रो मतलब प्रिपरेशन, मेटा मतलब मिडल, एना मतलब सेपरेट कर देना, और टेलो मतलब प्रोसेस को एंड कर देना। इनमें हमारे सपनों का राजकुमार बनाने के लिए और उसको जुदा करने के लिए पूरा कंसेप्चुअल मैप क्लियर कर दिया जाता है। सपनों का राजकुमार बनाना है, यानी कि ये, तो इसको बहुत ज्यादा कंडेंस करना पड़ता है, इसको बहुत ज्यादा पैकअप करना पड़ता है इसका। तो ये पैकअप करने का प्रोसीजर शुरू हो जाता है प्रोफेज से, और ये पैकअप करने के बाद फिर पहले जैसी अवस्था आने के लिए लगती है टेलोफेज। यस, तो इस प्रोसेस से हम गुजरेंगे, पर पहले आपको ये बताइए कि ये पूरा का पूरा डीएनए कैसे होता है, पूरा का पूरा डीएनए कैसे होता है, राइट। डीएनए, फिर क्रोमेटिन और क्रोमोसोम, इसका आप कहीं तो स्क्रीनशॉट निकाल कर रखेंगे, और हम फिर से उसको चर्चा में लाएंगे।
ओके। थोड़ा ध्यान देना। अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, लेकिन हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने की, राइट। अब सपोज ह्यूमन का सेल है, एग्जांपल लेंगे हम ह्यूमन सेल का, क्योंकि समझ में आती है जल्दी। अब ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम रहते हैं? हमारा 2n, यस, 46 क्रोमोसोम का हमारा प्लॉइडी होता है। पहले आपको मैं समझा देता हूं प्लॉइडी क्या होता है ह्यूमन सेल में, पूरे इसमें प्लॉइडी। पहले हम प्लॉइडी को समझेंगे। प्लॉइडी, यस बॉस, पहले हम प्लॉइडी को समझेंगे। प्लॉइडी का हिंदी में या मराठी में अर्थ हम निकालने की कोशिश करेंगे। मराठी में तरह बनता पट, एक पट, दो पट, तीन पट, चार पट, पांच पट। अंग्रेजी में, हिंदी में 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो ये गुना जिसको कहते हैं हम, उसको कहते हैं प्लॉइडी। इट इज द सेट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। सेट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इट इज कॉल्ड एज प्लॉइडी। यस, अब प्लॉइडी के प्लॉइडी के टाइप्स होते हैं। अब हर एक का अपना अपना सेट होता है, हर स्पीशीज का। यहां पर लिख देता हूं कि ये डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीशीज, हर स्पीशीज के लिए ये अलग अलग होता है, अलग अलग। मतलब किसी का 9 क्रोमोसोम का रहेगा प्लॉइडी, किसी का 10 क्रोमोसोम का रहेगा, किसी का 20 का रहेगा, 40 का रहेगा, किसी का 9 का रहेगा। कुछ लोगों का टेरिडोफाइटा जैसे कुछ लोगों का तो हजार क्रोमोसोम तक का सेट हो सकता है। और ये भी मतलब इसका मत निकालना कि जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा होते हैं वो ऑर्गेनिज्म उतना कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसी बात नहीं होती। हमारे अंदर भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, चूहे में हमसे थोड़ा 2 क्रोमोसोम कम होते हैं, लेकिन चूहे का हमारा नंबर ऑफ जीन लगभग समान है। 25,000 जीन हमारे पास भी है, 25,000 लगभग जीन चूहे के पास भी है। लेकिन चूहे के जीन जो होते हैं वो 325 जीन हमसे अलग है। 325 जीन बस हमसे अलग है, इसलिए चूहा नंबर ऑफ जीन की वजह से अलग नहीं हुआ, तो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ जीन की वजह से अलग हुआ। अलग प्रकार के 325 जीन है उसके पास, और हमारे पास अलग प्रकार के 325 है। नंबर ऑफ जीन तो लगभग समान है और क्रोमोसोम का नंबर भी लगभग समान है। इतना ही नहीं तो वो 2 क्रोमोसोम में हमसे कम है, फिर भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। टेरिडोफाइटा के हमसे कई गुना ज्यादा है क्रोमोसोम, लेकिन फिर भी वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितना हम कॉम्प्लिकेटेड है। सो कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द सेल। यस, दैट इज कॉल्ड एज सी वैल्यू पैराडॉक्स। हायर टर्म के लिए एग्जांपल होता है ये सी वैल्यू पैराडॉक्स, यानी कि जितना तुम्हारा डीएनए ज्यादा उतना तुम कॉम्प्लिकेटेड। ऐसे नहीं होता। कुछ लोगों में बिन काम का डीएनए जिसकी आवश्यकता नहीं है, जंक डीएनए बहुत ज्यादा होता है, इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम बहुत ज्यादा होते हैं, जीन बहुत कम होते हैं। यानी कि कभी कभी देखते हैं ना हम कि मूंगफली के हम टर्फल जमा करके लाएंगे उसके छिलके, तो उसमें से 2-4 मूंगफलियां निकलती है, तो बाकी के तो छिलके ही लाए थे। वैसे कुछ लोगों में डीएनए बहुत बड़ा होता है लेकिन उसमें जीन बहुत कम होते हैं। तो इस वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट कोरिलेटेड विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्लीज कीप इन माइंड। यस बॉस, सेट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज प्लॉइडी, डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग के लिए होता है। तो प्लॉइडी के टाइप्स होते हैं, चीफली 2 टाइप होते हैं। इसमें क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप जाएंगे तो हमें लेना पड़ेगा यूप्लॉइडी एंड अनयूप्लॉइडी, ऐसे प्रकार लेने पड़ते हैं। फिर यूप्लॉइडी के प्रकार होते हैं हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, राइट। पॉलीप्लॉइडी के प्रकार होते हैं ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड। यहां पर हम वो चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिलहाल के लिए 2 टाइप की लेंगे हम, प्लॉइडी के 2 टाइप की लेंगे। टाइप्स होते हैं 2। नंबर 1 हैप्लॉइड,
और नंबर 2 डिप्लॉइडी। राइट। हैप्लॉइडी का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसका होता है 2 डिप्लॉइडी, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। अब हैप्लॉइडी का बेसिकली अर्थ होता है हाफ प्लॉइडी, दुप्पट की हाफ एक पट होती है, इसलिए सिंगल सेट कहा जाता है। 2 का हाफ 1 होता है, इसलिए यानी कि रिसर्च में जब संशोधन किया तो पहले हैप्लॉइड सेट का संशोधन नहीं हुआ, पहले डिप्लॉइड सेट का संशोधन हुआ, इसलिए इसको प्लॉइडी कहा गया, एक सेट कहा गया। और इस एक सेट का मियोसिस के बाद आधा हो जाता है, इसलिए इसको कह दिया ओरिजिनल सेट का आधा सेट, इससे उसे नाम मिला हाफ सेट, हैप्लॉइडी। लेकिन हाफ का फिर दुगना हो जाता है, हाफ का दुगना हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, इसलिए हाफ का दुगना 2, इसलिए डिप्लॉइडी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझ लेना। अंडरस्टैंडिंग के लिए डिप्लॉइडी का मतलब 2 होता है और हैप्लॉइडी का मतलब 2 का हाफ, इसलिए सिंगल सेट। व्हाट देख गया? राइट। तो हैप्लॉइड होता है डिप्लॉइडी, इसको डिनोट करते हैं यन से और इसको डिनोट किया जाता है 2n से। क्लियर, बड़ी आसानी के साथ समझ में आ गई बात। हमने ह्यूमन का एग्जांपल लिया था। एग्जांपल हमारा ह्यूमन का हैप्लॉइड सेट कितना होता है आप सभी जानते हैं, कितना? 23, यस 23 क्रोमोसोम का होता है और डिप्लॉइड होता है 46 क्रोमोसोम का। यस बॉस। तो अब हमें इसके भीतर थोड़ा जाना पड़ेगा कि हमारे अंदर एग्जांपल ह्यूमन में ये सेट होता है तो क्या होता है, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लेंगे हम यहां पर। तो ये डिप्लॉइड सेल है, थोड़ी बड़ी निकालता हूं मैं, समझ में आ जाए। ये इसका न्यूक्लियस है। फिलहाल के लिए ध्यान में रखना, सेल के जितना ही न्यूक्लियस होता है ऐसा ध्यान में रखना अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके बस। अब ये 46 क्रोमोसोम की बनी हुई होती है, यानी कि हमने कहा था कि बेसिकली क्रोमोसोम इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ये सपनों का राजकुमार जो देख रहे हैं आप, ये बावलट चीज नहीं होती यहाँ पर। ओके, वो कभी दिखेगी आगे आएगा। ये ऐसे होते हैं, कितने होते हैं ये? 46, 2n में, क्योंकि ये मेरी सोमेटिक सेल है। बॉडी की कोई भी सेल मेरी मैंने निकाली है तो ये इतने इस प्रकार से दिखेगी 1 2 3 4 5 6 यस एटसेट्रा डैश 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 23 1 2 3 4 5 6 डैश 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 23। समझ गए ना? बीच में क्या इतने क्रोमोसोम निकालने की आवश्यकता नहीं, जैसे 23 होते हैं। और दूसरा भाग भी होता है जिसमें ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7। ओके, मतलब 23 1 2 3 4 5 6 ये 23 राइट डैश 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 23। तो ये 23 प्लस ये 23 इज इक्वल टू बन जाते हैं हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स। अब मेरे बॉडी के अंदर ये जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें से ये जो 23 वाला सेट होता है, ये सेट होता है, ये मेरी मम्मी से आया हुआ होता है। इट इज मैटरनल राइट। ओहम से कैरी होता है, मैटरनल ओहम से कैरी होकर यहां पर आता है, यानी कि जाइगोट में। तो जाइगोट का ही बाद में डुप्लीकेशन होकर माइटोसिस होकर पूरी की पूरी सेल्स बन जाती है। पूरी की पूरी जो जाइगोट में होगा वही सभी सेल में होगा। ये जाइगोट पहली जिंदगी की डिप्लॉइड सेल कौन सी होती है? तो जाइगोट। पहली जिंदगी की डिप्लॉइड सेल कौन सी होती है? जाइगोट। और जाइगोट के बाद सभी के सभी सेल डिप्लॉइड हो जाती है, सोमेटिक टोटल सेल्स। तो इसलिए कोई भी सेल ले लो यही फॉर्मेट दिखेगा, मैटरनल। और ये होता है पैटर्नल, पिताजी से आया हुआ। किसके जरिए आता है? तो स्पर्म के जरिए राइट। ये स्पर्म के जरिए आया था। तो ये हो गया मैटरनल का 23 और पैटर्नल का 23। ऐसे मिलकर हमारा 46 का डिप्लॉइड सेट बनता है। ओहम हैप्लॉइड होता है, स्पर्म हैप्लॉइड होता है, दोनों मिलके
जायगोट आने वाले समय में डिप्लॉइड बन जाता है जायगोट। अब जायगोट के आगे के सभी सेल, मेरी बात को अच्छी तरीके से समझना, ये आते हैं तो इस प्रकार से नहीं आते, किस प्रकार से आते हैं समझेगा। 23 क्रोमोसोम और ये 23 क्रोमोसोम, इसमें से मुझे खाली 23 क्रोमोसोम ही लगते हैं, यानी कि मेरा पूरा जिंदगी का जेनेटिक मेकअप, जिसे जीनोम कहते हैं, जीनोम, ऑल द नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन ए हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज जीनोम, राइट। वो जो जीनोम होता है वो सिर्फ 23 क्रोमोसोम के ऊपर ही बैठ जाता है, लेकिन ये फिर 23 का एक्स्ट्रा सेट क्यों आया? इसका कारण है इवोल्यूशन में जितना तुम्हारे पास वैरायटी होगा उतने तुम्हारे पास जीने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तुम्हारी डाइवर्सिटी वैरायटी जितनी ज्यादा होगी तुम्हारे जीने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ेंगे। इसलिए नेचर ने ऐसा कर दिया कि इनमें वैरायटी बनानी चाहिए, इसलिए डिप्लॉइड सेट कर दिया। अब डिप्लॉइड सेट में मैं अगर ये क्रोमोसोम के ऊपर के कुछ जीन उठाऊंगा, समझो पिताजी के फेस कट है, अगर फेस कट मैंने यहां से उठाया पिताजी का, तो मैं उसके बदले में माता जी से फेस कट के जीन नहीं लूंगा, माता जी के फेस कट के जीन को मैं साइलेंट कर दूंगा। यहाँ पर सपोज आंखों का जीन है, मैंने माँ के आंखों के कैरेक्टर उठा लिए है, तो मुझे उसके बदले में पिताजी के कैरेक्टर साइलेंट करने पड़ते हैं। मेरे दांतों का स्ट्रक्चर, अब मुझमें दांत कितने रहते हैं? 32, ओके, जो भी है, तो 32 दांतों का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, 32 दांतों का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है। मैं दोनों में से किसी का तो भी एक का उठाऊंगा। 32 दांत मैंने यहाँ से उठाए तो यहाँ के साइलेंट करने पड़ेंगे, दोनों के अगर मैं उठाऊंगा तो 64 हो जाएंगे, 64 कहाँ बिठाऊंगा उनको, तो ये मुश्किल जाएगा। तो ये बात समझ लेना कि जो मैं इस क्रोमोसोम से जीन उठाऊंगा यहाँ से नहीं उठाऊंगा, जो यहाँ से उठाऊंगा वो वहां से नहीं उठाऊंगा। ऐसे मिलकर टोटल जीन दोनों के ऊपर मिलकर 50,000 होते हैं, लेकिन उनमें से 25,000 ही जीन मेरे काम के होते हैं, क्योंकि इसके अगर मैंने यहाँ पे 1000 जीन है, यहाँ से 700 उठा लिए तो मुझे यहाँ के 700 साइलेंट करने पड़ेंगे और यहाँ से 300 उठाने पड़ेंगे। क्लियर? क्लियर? इस बात को ध्यान में रखना है। ऐसे करके मैं डिप्लॉइड बन जाता हूं और इसके कुछ उसके कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन करके मैं बनता हूं, इसलिए मैं मेरी माता और पिता से वैरिड नेचर में होता हूं, वैरिड। लेकिन क्या वो हम ऑस्पर्म से इस प्रकार से क्रोमेटिड के फॉर्मेट में आते हैं जी, क्रोमेटिड के फॉर्मेट में आते हैं, या क्रोमोसोम के फॉर्मेट में आते हैं, या क्रोमेटिन के फॉर्मेट में आते हैं, या डीएनए के फॉर्मेट में आते हैं? ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हम आज के लिए यहीं पर रुकते हैं और आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि ये हमारे बॉडी में आते समय किस फॉर्मेट से आते हैं और हमारा जीवन फेज में किस फॉर्मेट में रहेंगे, उसका नंबर कितना रहेगा, उसका अमाउंट कितना रहेगा डीएनए का, ये सभी के सभी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए।